हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग यूजीसी नेट के महत्वपूर्ण टॉपिक मौसमी संकट और आपदाएं को विस्तार से एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदुओं को अध्ययन करेंगे, जो हमारे लिए आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो जैसा कि मेरा टॉपिक में देख रहे हैं, चक्रवात, तड़ित झंझा, टॉर्नेडो, ओलावृष्टि, उष्ण एवं शीतलहर, वृष्टि प्रस्फोट, हिमझील प्रस्फोटन और सूखा, जो हमारे सिलेबस में दे रखा है। हम इन्हीं सभी का अलग अलग करके अध्ययन करेंगे। हमने कोशिश किया है उन बिंदुओं को शामिल करने का जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस हम देखते हैं। तो पहला आज जो पढ़ेंगे हम लोग वह है हिमानी झील विस्फोट बाढ़, अर्थात ग्लोप, GLOF, ग्लोप। ग्लोप आखिर है क्या चीज़, हमारे भूगोल में क्यों शामिल किया गया, आखिर ये भूगोल के सिलेबस में क्या इसका भूमिका है, जो न्यू अपडेटेड सिलेबस में शामिल किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका कुछ लाभ, हानि और इसके लक्षण के बारे में, जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जैसा कि टॉपिक है ग्लोब, अर्थात ग्लोब जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लेशियर, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जिसे हम हिंदी में हिमानी झील विस्फोट बाढ़ भी कह सकते हैं। आखिर ये है क्या चीज़, यह एक हिमानी झील विस्फोट बाढ़ का एक प्रकार है, अर्थात यह आम बाढ़ की तरह यह भी एक बाढ़ है, लेकिन उन बाढ़ में और हिमानी झील के द्वारा उत्पन्न बाढ़ में कुछ अंतर है। वो अंतर को ही अगर हम समझ लें तो एक ग्लोब को हम लोग समझ लेंगे और कुछ है नहीं। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्लोब जैसा कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड से हम समझ सकते हैं, ग्लेशियल लेक अर्थात हिमानी, अर्थात हिमटोपियों या हिमनद जो कहें, उसके द्वारा जो भी जल गिरिपाद जगहों पर एकत्रित होकर धीरे धीरे विशाल मात्रा में जमा हो जाते हैं, तो वो जब उस छोटे से झील का भाग उस जल की मात्रा को सहने की क्षमता से ऊपर चला जाता है, तो वह अचानक टूट पड़ता है, अर्थात ब्रस्ट हो जाता है, विस्फोट के रूप में उस बांध को, उस बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और इस बढ़ने के दौरान ही उस प्रभावित क्षेत्र के आसपास के मानव जनजीवन को काफ़ी तबाही का असर देखना पड़ता है। तो इसे एक फिगर के थ्रू हम कोशिश करेंगे समझाने के लिए। तो देखिए इसमें हमने कोशिश किया है फिगर के थ्रू लेआउट करने का। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, एक ग्लेशियल इन हिम ऊंचे पर्वतों पे हिम की टोपियाँ
जो ये ग्लेशियर जमा है वो जब तेज गर्मी के कारण या कहे तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब पिघल कर धीरे धीरे और पर्वतों के निचले भाग में आकर जमा होता है, तो यहाँ पे जब ये जमा हो जाता है तो जमा होने के बाद जब और अधिक गर्मी पड़ती है, तो अधिक गर्मी पड़ने के कारण जल की मात्रा इस छोटे से झील में कंट्रोल नहीं हो पाता है और यहाँ से वह इस बांध को वह कमज़ोर जगह पर तोड़कर आगे आवासित क्षेत्रों की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। और जैसा कि यहाँ पे हमने इधर किए हैं, ये आवासित क्षेत्र है। आवासित क्षेत्र इन क्षेत्रों में जब ये बाढ़ अचानक विस्फोटक रूप धारण कर लेता है और जो आगे बढ़ना प्रारंभ करता है तो काफ़ी जान माल की हानि होती है। तो संक्षेप में इन्हीं को हम ग्लोब कहते हैं या ग्लेशियल विस्फोटक बाढ़ कह सकते हैं। तो वो बाढ़ और इस बाढ़ में अंतर सिर्फ ये है कि वह बाढ़ तेज वर्षा या अधिक वर्षा होने के कारण नदियों घाटियों के में जब जल की मात्रा अचानक बढ़ जाती है तो बाढ़ आती है, तो उसे हम बाढ़ कहते हैं, फ्लड कहते हैं। लेकिन यह बाढ़ तेज वर्षा के कारण नहीं, परंतु यह भी एक तरह का बाढ़ ही होता है, लेकिन वह हिमखंडों के या हिमटोपियों के या बड़े बड़े ग्लेशियर के पिघलने से जो जल की मात्रा झीलों में एकत्रित होती है और वो झील से जब आवश्यकता से अधिक जल जमा हो जाता है, तो अधिक होने के कारण कि कहीं कमज़ोर जगह पे जब यह जल बांध को तोड़ देती है और वहाँ से जब बढ़ना प्रारंभ करती है, तो ये बढ़ने के क्रम में अपने मार्ग के किनारे रहने बसने वाले लोगों को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, जिससे काफ़ी जान माल की हानि होती है। इसी को हम ग्लोब कहते हैं। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण लाइन है जिसे हम देखते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आगे देखते हैं। जब जैसा कि हमने बताया अभी, एक हिमानी झील युक्त बांध विफल हो जाता है, अर्थात जैसा कि हमने बताया फिगर में, वो आवश्यकता से उस लिमिट युक्त एक जो जल की मात्रा होती है किसी भी झील में, वो वहाँ से आवश्यकता से अधिक जल वहाँ पर जमा हो जाएगा आकर के पर्वतों से, तो स्वाभाविक बात है वह टूट कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। तो वही है ग्लोब, अर्थात हिमानी झील युक्त बांध जब विफल हो जाता है और जब बाढ़ के रूप लेकर आगे बढ़ती है, तो उसे ही हम लोग ग्लोब कहते हैं। यह एक घटना है जहाँ ग्लेशियर पिघलता है या ग्लेशियर ओवरफ्लो करता है, सेम वही बात। तो देखते हैं कुछ वैसे ग्लोब प्रभावित क्षेत्र जो जहाँ के जिन कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ा प्राप्त करने की कोशिश किया हमने। पहला है नेपाल, काठमांडू के ट्रेसिंग ग्लेशियर या ग्लेशियर का नाम है, जहाँ हिम के पिघलने से और उनके पीछे हटने के कारण झील हर साल बड़ी होती जा रही है। अर्थात जब पानी की मात्रा ज़्यादा झील में आएगी ग्लेशियर के पिघलने से, तो स्वाभाविक बात है झील का आकार है वो बढ़ते जाएगा और बढ़ते बढ़ते अपने जो बांध का जो दीवार होगा उसे वो तोड़ने की कोशिश करेगा। तो वही जब पिघलने के आंदोलन के कारण झील हर साल बड़ी होती जाती है। और नेपाल, आगे देखते हैं फिर इसी तरह से नेपाल की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक ग्लेशियर झील बन गई है। अर्थात ये ट्रेसिंग झील ग्लेशियर जो है वह इसी कारण वर्तमान में सबसे खतरनाक झील बन गई है, जिसमें लगभग 90 से 100 मिलियन क्यूबिक पानी जमा है। अगला देखते हैं अलास्का के बारे में। अलास्का, यहाँ भी ग्लेशियर प्रभावित कुछ आंकड़े सामने आए हैं। लगभग हर साल ग्लोब दक्षिण पूर्वी अलास्का में 2 स्थानों पर होते हैं। एक है एबिक्स झील और दूसरा हेदर के पास सेल्मन ग्लेशियर और एबिक्स झील की है, जहाँ ग्लेशियर का नाम है टुल्सी
टोलसिक्वा ग्लेशियर, दूसरा सैलमन ग्लेशियर। और इंडिया की बात करें तो सिक्किम में जेमू और लोनाक ग्लेशियर काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ इनसे होने वाले नुकसान और प्रभाव को कम करने के लिए कुछ सिस्टम्स लगाए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण है पेरू। पेरू 13 दिसंबर 1941 को एक हिमच्छादित झील के प्रकोप के कारण आई बाढ़ ने पेरू में अपने पथ के साथ अनुमानित 1800 लोगों की जान ले गई थी। इस तरह अगला है भूटान। भूटान में 2674 ग्लेशियल झीलों में से 24 की पहचान हाल ही में ग्लोब के रूप में की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डाटा था जिसे हमने नोट करने की कोशिश किया था, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।